सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फितना अल खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 22 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऐसे ऑपरेशंस जारी रहेंगे। उधर सूबे के वज़ीर आला आज इलेक्शन कमीशन में भी ज़ाती हैसियत में पेश तो हुए, मगर छुट्टी ना मिल सकी। कमीशन ने अब तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए केस 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है। सवाल यह है कि क्या गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे बगैर सुहेल आफरीदी इस मामले से निकल पाएंगे, खुसूसन जब 26वीं तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन किसी भी रुकन असम्बली को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नाअहल करने का इख्तियार रखता है। इसी दौरान PTI ने 26 नवंबर के एहतजाज को 1 साल मुकम्मल होने पर कल यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ज़िलाई सतह पर एहतजाज किया जाएगा। अब बाई इलेक्शन के बाद पार्टी के मोराल पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना भी ज़रूरी है। ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, लेकिन PTI को अब एक और अहम फैसला करना है। सलमान अकरम राजा के मुताबिक जल्द तय करना होगा कि आईनी अदालत में पेश होना है या नहीं। दिलचस्प बात यह भी है कि इस अदालत की तश्कील के वक्त PTI ने पार्लिमानी कार्रवाई का बॉयकॉट किया था, मगर जब अदालत वजूद में आई तो बैरिस्टर गौहर उन पहले वकला में शामिल थे जो वहाँ पेश हुए। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करेंगे हुकूमत की हिकमत अमली पर कि पीपल्स पार्टी के बगैर सादा अक्सरियत हासिल करने के बाद हुकूमत का लाए अमल क्या होगा, क्या 28वीं तरमीम भी लाई जाएगी। और एक और अहम डेवलपमेंट, आज DG ISPR ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की है और एक ब्रीफिंग के अंदर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो वाक़यात है, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान से हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल टेररिज्म हो रहा है, उस पर और कुछ अहम इशूज़ पर तफसील से बात की है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस सारी सूरत हाल का अहाता करेंगे और जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या बातचीत हुई है और पाकिस्तान अब इस तमाम मामले पर कैसे आगे बढ़ रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस PMLN से, और अली बुखारी साहब लॉयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास आपके ख्याल में इख्तियार है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर किसी भी रुकन को नाअहल कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल साहब, बिल्कुल डिपेंड करता है वो किस स्टेज पे हो, और अगर वाक़तन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन जो हैं अगर किसी ने कोई ऐसी इक़दाम उठाए हैं तो उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल जो कानून के मुताबिक इक़दाम हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल ले सकता है, pursuant to the Election Act, the election rules, as well as जो उसकी एक ज़िम्मेदारी है और अवलीन ज़िम्मेदारी ड्राइव करता है 218 के तहत। तो उस तमाम तर प्रोसीडिंग्स में तो ऐसा हमने देखा है कि इन द पास्ट हुआ है, जब फाइन्स भी हुए हैं लोगों को, उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स भी शुरू हुई हैं, शो कॉज नोटिस भी दिए गए हैं, और फिर उसमें अगर गिल्टी पाए गए हैं तो फिर उसका जो आगे प्रोसीजर होता है वो भी अडॉप्ट किया गया है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है कि वो जिस किसी अगर मेंबर ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है या उसके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किस स्टेज पे चल रही हैं और किस तरह इनिशिएट हुई हैं और किस वजह से इनिशिएट हुई हैं, ये तमाम तर पहलू जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक तो पहलू उसका वायलेशन ऑफ इलेक्शन कॉन्डक्ट है, वो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर कुछ हमारे भी अरकान जो हैं, इवन के मिनिस्टर्स, वो उसके मर्तकब हुए हैं अलेजडली। मैं ये ज़रूर कहूँगा मुबैना तौर पे वो बिल्कुल उस चीज़ के मर्तकब हैं, लेकिन कईयों ने वहाँ पे जाके गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी है, कई कुछ को फाइन्स भी हुए हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो समरी प्रोसीडिंग्स में किस हद तक उस मामले को आगे लेके जाया जा सकता है। What is your observation about this particular case? If I ask you about, जी go ahead. मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। If there is something more serious and substantial than just violating the election conduct, मतलब एक तो आपने खिलाफ वर्जी कर दी कि बतौर वज़ीर या बतौर वज़ीर आला अगर आप इलेक्शन कैंपेन के दौरान आप वहाँ पे गए, वो तो बिल्कुल उसकी वायलेशन है इलेक्शन कॉन्डक्ट की, इलेक्शन रूल्स और रेगुलेशंस की, इलेक्शन एक्ट की। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं ये देख रहा हूँ कि
उससे 2 हाथ क्या 10 हाथ आगे जाके वज़ीर आला साहब ने बड़ा ही गैर ज़िम्मेदाराना और गैर मुनासिब जो एक उनका टोन और टेनर था और जिस तरह की थ्रेट्स दी गई और फिर जिसके तनाज़र में वहाँ पे रेंजर्स भी हुए और दीगर सिक्योरिटी इक़दामात को जो है फुल प्रूफ बनाने के लिए वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मदद से जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया वहाँ पे जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस था उस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये उनकी अपनी ही स्टेटमेंट थी जिसने इस चीज़ को दावत दी और अब उनके ख़िलाफ़ आज की प्रोसीडिंग्स तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ वहाँ पे इख्तियार किया। अली बुखारी साहब गालिबन उनके वकील भी हैं तो ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उस अदालत में कोर्ट रूम के अंदर जो है क्या सारा मामला हुआ है। ओके बुखारी साहब, आपके ख़्याल में अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे देनी चाहिए चीफ मिनिस्टर को या कंटेस्ट करना चाहिए? और ज़रा ये भी जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि आप आज केस आप पेश हुए वहाँ पे, तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, कहाँ जा रहा है ये मामला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। आदिल भाई बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। अगर मैं इसके आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स और फीचर्स लीगली भी बताऊँ और पोलिटिकली भी बताऊँ तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरह नहीं है, इतना सिंपल सा। और डेफिनेटली ECP के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी आता है। आप पूछें कैसे? नोटिस आया ECP का, आप ज़रा नोटिस को देखिएगा, आपके पास भी मीडिया में आया होगा, मैं भी आपको भेजूँगा और आई थिंक अकील भाई के पास भी होगा। उन्होंने कहा आपने हवेलियाँ में तकरीर की है। अब मैंने वहाँ स्टांस ये लिया और उनको ECP को भी बताया कि जी आपका नोटिस है, उन्होंने किया जी, एडमिट किया जी हमने किया हमारा नोटिस और हवेलियाँ ही लिखा हुआ। तो मैंने कहा जी हवेलियाँ तहसील जो है वो तो ज़िला एबटाबाद की है, वो तो हरीपुर की नहीं है। तो अगर वो वहाँ बैठ के तकरीर करता है तो फिर तो कल मरियम बीबी ने इतनी बड़ी आफ्टर इलेक्शंस के तकरीर कर दी तो उनको भी तलब कर लें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, उनको भी तलब कर लें। मैं यहाँ बैठ के करूँगा ने 48 अपने में, तो आप मुझे भी तलब कर लेंगे। सो वो जो CM साहब हैं वो जिस हल्के में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहे थे वहाँ गए ही नहीं। सो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि यही नोटिस इसी सेक्शन 10 और सेक्शन 18 ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो ECP का था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यही नोटिस DRO हरीपुर ने दिया हमें, जिसमें 22 तारीख को मैं अपीयर हुआ। उन्होंने भी रखा इसी स्पीच के ऊपर और उनके नोटिस में भी तहसील हवेलियाँ ज़िला एबटाबाद लिखा हुआ और उसके लिए 28 फिक्स की उन्होंने फॉर रिप्लाई। आज मैंने ECP से एक क्वेश्चन किया कमीशन से, मैंने कहा सर मुझे एक बात बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रिवेल करेगा, आपका लॉ प्रिवेल करेगा, आपने मुझे बुलाया किस लॉ के तहत, ज़रा ये बता दें। उन्होंने कहा हमने आपको 218 ऑफ सब सेक्शन 3 के तहत बुलाया, आर्टिकल के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। मैंने कहा जी फिर आप मुझे ये बता दें कि मैं आपकी मानूं या मैं आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मानूं, डबल जुपिटी में नहीं आऊँगा मैं क्या? उधर भी यही प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, इधर भी यही प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, एक ही स्पीच है, एक ही शख्स है, एक ही इलेक्शन है, दोनों कहते हैं कि तहसील हवेलियाँ है, ज़िला एबटाबाद है। सो इसके ऊपर फिर बुला लें, मरियम बीबी को भी बुला लें। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं, एक तो आपने खुद टेकअप कर लिया इसको, मैं सो मोटो ही कहूँगा, आपके पास पावर कर यूज़ करके आपने कर ली, फाइन एनफ। आपके सेक्रेटरी खड़े हुए हैं मेरे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो आपने कंटेस्टेंट कैंडिडेट है उसको खड़ा किया हुआ और कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स जो हैं उनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग लगी हुई हैं जो आज हमारे साथ फिक्स नहीं हुई है कि केस वहाँ लगा हुआ है। यानी कि ये कॉपीज़ हैं आपने रिसीव की हुई हैं जिसमें मरियम नवाज साहिबा के हस्बैंड वहाँ गए हुए हैं, सबका स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और 2-2 अरब के प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। और अगर मैं आपकी बात को दुरुस्त मान लेता हूँ आदिल भाई, फॉर सेक ऑफ लेकिन उनके पास तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात कर रहा हूँ ना मैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स की, स्पीकर्स की आप बात कर रहे हैं। मैं उस पर अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तहसील हवेलियाँ विच इज़ अपर पार्ट ऑफ द हरीपुर, वहाँ पर CM ने तकरीर की तो CM पंजाब आके तहसील हसन अब्दाल में जो नीचे वाली साइड पे टच हो रहा है वहाँ करके 3 अरब रुपए का बर्न हॉस्पिटल दे के चलेगी, पार्क दे के चलेगी, सारे के सारा। तो मैंने कहा वो पेंडिंग पड़ी हुई है आपके पास। वहाँ के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने वहाँ पर रिटर्न लिख के दिया, तस्वीरें लगाई, USPs लगाई और मरियम बीबी के बैनर्स लगे हुए हैं और हरीपुर के अंदर जो डोमेन आ रही है वो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की आ रही है। आपने उसको टेकअप नहीं किया तो या तो उसको भी टेकअप करें ना, और या हमें आप बुला रहे हैं, ओके फाइन आपने बुलाया, हम आ गए जी, लास्ट डेट पे हमने कहा था हम पावर ऑफ टर्नी देंगे, दे दिया, अभी CM हाजिर हो गया, अब क्या करना है? अगर आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी देते हैं तो ये तो केस खत्म भी हो सकता है आपका, उसमें इतना रेजिस्ट क्यों करना है आप? देखें क्या हम ही रह गए हर जगह बुला के हमें जो है वो जलील किया जा रहा है? आपके CM के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मैंने कहा जी मुझे तो सुबह आए, कल इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था पेशावर में, ही वॉज देयर, आज सुबह आए, अभी पावर अटर्नी साइन किया, अभी आ गए, मैं नेक्स्ट डेट पे रिप्लाई भी सबमिट करूंगा। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि क्या उन पे
उनके अलावा और किसी पे जिम्मेदारी नहीं आती कि आपने इलेक्शंस कराया, आपने कि डीआरओस को पूछा कि आपने एक नोटिस दिया हुआ है, आपको अगर इल्म चले मैं इसका जवाब जरा बैरिस्टर साहब से ले, लेकिन आप कह रहे हैं आप लोग अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं करेंगे। नहीं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी तब होती है ना जब आपकी गलती आ जाए। सिर्फ आपने दो चीज़ें इसमें और ऐड करनी है। उन्होंने कहा जो इलेक्शन जो मुनसफाना तौर पे नहीं कराएगा उसको सजा मिलेगी। तो भाई 2183 यही कह रहा है ना, फेयरली, जस्टली, ऑनेस्टली, इसको उर्दू में तर्जुमा कर लें तो यही बनती। बैरिस्टर साहब आपका आर्गुमेंट ये है कि इन्हें अनकंडीशनल अपॉलॉजी देनी चाहिए जिस तरह आपके लोगों ने दे दी है, या जिस तरह अभी तलाल चौधरी साहब की भी पेशी है। सबसे बेहतरीन काम तो यही होगा, क्योंकि ये उस कैंडिडेट की कैंपेन में गए, वो वजीर आला हैं केपी के और वो उनका हेडक्वार्टर्स है पेशावर। अब वहां से वो स्पेशली वहां पे आए और उस कैंडिडेट की कैंपेन में आए, तो ये तो मेरे ख्याल से वायलेशन है। उस पे माजरत कर ले, माफी वो ये कह रहे हैं अगर हम वो बेसिकली इन अदर वर्ड्स कह रहे हैं हम पॉलिटिशियंस अगर ऑर्गेनाइज क्राइम हमसे हो जाता है तो हमें कह देना चाहिए कि ये बाय मिस्टेकन हुआ है। देखिए आदिल भाई, दो हुआ तो ऑर्गेनाइज है, आप लोगों ने भी सुन लें, आपने भी ऑर्गेनाइज किया है और धड़ल्ले से किया और धमकी भी दी है, उनके लोग भी धड़ल्ले से गए और दबाव। बात ये है कि ये चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वन साइडेड पिक्चर को देख के। जब मरियम बीबी की आ जाएंगी जो हमने लगाई हुई है, कब तक छुपाएंगे? आप कब नहीं लगाएंगे? नेक्स्ट डेट पे क्या मैं खड़े होकर नहीं कहूँगा कि जी हमने एप्लीकेशन दी हुई है, अब तो हमने ओपनली कह दिया, मीडिया था, लगाएं तो सही ना, जरा पता तो चले उन्होंने टैक्स असरअब्दाल में क्या किया। मगर आप लेंगे पॉलिटिकल नैरेटिव ना, नहीं, कानूनी बात में तो फिर दोनों फॉलो करेंगे ना। एज अ सीएम केपी पे एप्लीकेबल होगा वही लॉ सीएम पंजाब पे भी। मैं तो अग्री कर रहा हूं, बट आप कह रहे हैं कि हम ये प्ली लेंगे कि जी आप उन पे क्यों नहीं लगा रहे। ये एक चोरी अगर होगी और वो चोरी पकड़ी जाएगी तो आप कह रहे हैं क्योंकि पड़ोस में चोरी हुई, पुलिस क्वेश्चन होगी कि उसने बराबर वाली चोरी क्यों नहीं पकड़ी, अदालत भी क्वेश्चन होगी, लेकिन आप उससे ये नहीं कह सकते कि मेरी चोरी जस्टिफाइड है क्योंकि सामने वाले ने भी चोरी। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आपने अगर हमें हवेलियां जलसा करने पे बुला लिया, हवेलियां, देखिए अकील भाई जो है मेरा भाई है छोटा और जो है समझदार आदमी है, इसीलिए इनका जो टेक्सला है ना वो बिल्कुल जंडियाला हरिपुर स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने कोई स्पीच वहां जाके नहीं की, इन्होंने कोई जलसा वहां जाके नहीं किया, इन्होंने कोई इनॉग्रेशन नहीं की, इन्होंने कोई खड़े होकर नहीं कहा कि साथ इधर खड़ा हूं मैं, ये 2 फुट बाहर जो है ना वो हरिपुर स्टार्ट हो रहा है, ये तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ बर्न हॉस्पिटल, नहीं तो यहाँ तो जंगल है, यहाँ तो है ही कुछ नहीं। बट ऑन द अदर साइड जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो ये है कि मैं एक जगह गया ही नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ना, कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है जहां पर पोलिंग होगी उस जगह पे। अगर हम आज डिस्कस कर रहे हैं आदिल भाई, मैं यहाँ कह देता हूं, मैं यहाँ पर कह देता हूं आपके प्रोग्राम में, मुझे अपेरेंटली ये लग रहा है कि वो तो कह रहे हैं उन्होंने तो ऑर्गेनाइज तरीके से किया, एक्सपीरियंस पार्टी है, भेजे भी लोग, और सुन लें सर गुजारिश सुन लें, अब भेजे भी लोग और उन्होंने रास्ता पूछा होगा यार वापसी का रास्ता क्या है, जी माफ़ी मिल जाएगी, हाँ आपके पास भी यही रास्ता है। आप देखें पॉलिटिक्स में भी तो कोई टैक्टिक्स होती है ना, आप दोनों एक बैरिस्टर हैं एक वकील हैं, हम यहाँ एंकरिंग करते करते आधे तो वकील बन चुके हैं। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये तो चलेंगे तो आगे देखेंगे ना। ईसीपी की भी तो अपना फेस सेव करेगा। मैं देख देखिए मैंने इतना ओपनली आपके प्रोग्राम में कहा और मैंने जो कहा वो मेरे भाई अकील ने समझ लिया, उस पर बिल्कुल उन्होंने रिबट नहीं किया कि भाई आप पैरेलल 2 प्रोसीडिंग एक इशू पे कैसे चलाएंगे। अच्छा उसका भी प्रोसीडिंग्स हैं, आप इलेक्शन एक्ट सेक्शन 234(3) में जब जाएंगे, उन्होंने टेकअप कर लिया इशू, डीएमओ ने बुला लिया, डीआरओ ने बुला लिया, हम पेश हो गया, वो इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद किसके पास अपील आएगी? आपके पास आएगी। आपने यार ऐसी चीज अब ये लग रहा है कि वो माफी मांगेंगे और आप रेजिस्ट करेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन के रहमो करम पे होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद इलेक्शन कमीशन पे ना रहम आज तक उन्होंने किसी पे किया ना करम किया, ठीक है, उन्होंने एक खास जगह ही रहमो करम किया। मैं तो एनालाइज कर रहा हूं ना, वो कह रहे हैं हम माफिया मांगेंगे, आप कह रहे हैं कि हम जो है डट जाएंगे कि यार इनको भी बुलाएं। इलेक्शन कमीशन जब पार्टी बनेगा, इलेक्शन कमीशन ने हमें बुलाया ना, जब इलेक्शन कमीशन ने हमें बुला लिया और जो रिटर्न कैंडिडेट था उसकी एप्लीकेशन भी क्लब कर ली उन्होंने, तो क्या मैं ये खड़े होकर आपके प्रोग्राम में नहीं कहूंगा कि दोनों पार्टीज बन गया? और अगर हमें बन गए तो जिनकी मरियम बीबी के अगेंस्ट या सफदर के अगेंस्ट पड़ी हुई थी तो वो भी तो निकालें ना। पॉइंट टेकन, राइट। डिस्कशन हमारी जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम पॉइंट सामने रखेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ये जो असद कैसर साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है कि धांधली की वजह से जो रिजल्ट्स हैं उनको कलअदम करार देने की डिमांड की है। उन्होंने कहा अब इनको स्ट्राइक डाउन करें, फेंकें इसको बिल्कुल। अब ये असली और नकली फॉर्म 45 की डिबेट भी चल पड़ी है, हुकूमत का क्या स्टांस है इस प्रोसेस पे? देखिए हुकूमत तो बड़ी क्लियर है कि अगर किसी को कोई ऐसी अनोमली नज़र आती है या वो कहता है कि ऐसी अनोमली है तो उसके लिए एक लीगल प्रोसीजर दिया है। अब आइन और कानून के मुताबिक तो वो लीगल प्रोसीजर, क्योंकि हम दोनों वकील हैं, वो प्रोसीजर यही है कि जब आपके ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएं, अनाउंस हो जाएं, तो उन ट्राइब्यूनल्स में जाके वो
दायर करें, वो पटिशन्स वहाँ पे टेकअप होंगी। अगर इन द मीन टाइम वो ट्राइब्यूनल्स डिक्लेयर नहीं हुए और नोटिफिकेशन किसी कैंडिडेट की नहीं हुई तो उस तमाम तर मामले को आप लेके जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। ये भी एक मुफ्त मशवरा है। वो जाएं बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और वो वहाँ पे प्रोसीडिंग कर सकते हैं, जिस तरह कई कैंडिडेट्स ने जनरल इलेक्शन में किया था। ये तमाम तर मामला हुआ और फिर जब फंक्शस ऑफिशियो हो जाता है आरओ का दफ्तर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि वो अपने सारे जो है उसका काम तमाम हो जाता है, वो अपने सारी जो उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ या होती हैं वो जब उससे सबकदोश हो जाता है, पूरी कर देता है, तो फिर उसके बाद फ़ौरन तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल ही है। अब ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाके तमाम तर मामला अगर देखें तो वहाँ पे होगा। बेशक वो 45 रखें, 47 रखें, 46 रखें या 49 रखें, जो भी जितने भी फॉर्म्स हैं वो वहाँ पे जाके उसका दूध का दूध पानी का पानी होना है। अगर नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अगर हो गया तो तब, अगर नहीं हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएं और बिल्कुल वहाँ पे जाके टेकअप कर लें। ऑलराइट, एक तो वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स उधर चले जाएं, दूसरा आप लोगों को खुद भी रियलाइजेशन है कि मतलब अगर उसको आप ज़रा बगौर जायज़ा लें, बिकॉज आपका ये ख्याल है कि आपकी पार्टी की बेइंतहा मकबूलियत है, तो ये जो 2 हलकों के रिज़ल्ट्स हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, जो करते हैं चलता है यहाँ पे। आपको लगता है कि वोटर टर्नआउट भी नहीं रहा, लोग भी नहीं निकले, और फिर जो निकले वो वोट का फ़र्क इतना ज़्यादा हो गया कि आपके लिए इसको जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि इन्होंने थ्रू आउट धांधली की है? नहीं आदिल भाई, इसको इस तरह सिनेरियो नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो ऑर्डर्स थे, या जो अभी अकील भाई जैसे कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन से पहले, यार मेरा एन 48 इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन स्टे किया था इन्होंने ड्यूरिंग स्टे, खुद ECP ने स्टे किया 9 तारीख को, 10 तारीख को, 10 को स्टे किया, 11 को खुद ही नोटिफिकेशन कर दिया स्टे वहाँ का। भाई ना खुद दे के स्टे ऑर्डर देख लीजिएगा, अगर मैं गलत कह रहा हूँ अटेस्टेड कॉपियाँ दे दूंगा आपको। खुद ही स्टे दिया कि नोटिफाई नहीं हो सकता, इसमें तो इतना कुछ गड़बड़ हो गया, और खुद ही बाद में उन्होंने कर दिया। सो द इशू ये है कि अंडर क्वेश्चन, तो मैंने पहले कहा था ECP है, आपने ECP चेयरमैन जो भी हैं उनको आपने जनवरी से लेकर आज तक कंटिन्यू किया हुआ 26 अमेंडमेंट को बेस बना के। इस तरह तो चीज़ें नहीं चलती। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, मैं तो खुद गया हरीपुर, मैं तो इलेक्शन में 2 दफ़ा गया था। इशू ये है कि बिल्कुल मकबूलियत है और बिल्कुल जीते हैं, और मैं आपको TV फुटेज क्लिप्स दिखा सकता हूँ जहाँ पर 86,000 और 60,000 का गैप था, उसके बाद रिजल्ट फिर रुक जाता है। आई डोंट नो क्या होता है, रिजल्ट रुक जाता है और उसके 2 घंटे बाद जब रिजल्ट आता है तो वो 86 से 60 पे आ जाते हैं और वो 90 पे पहुंच जाते हैं। और मेरे पास फुटेज बट रिजल्ट रुकना तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में इलेक्शन में होता रहा है, RTS में बैठता रहा है। पे आएगा उसका बर्डन सिटिंग गवर्नमेंट पे आएगा। नहीं बिल्कुल ठीक है, मगर मैं कह रहा हूं कि बात अगर आप कहना कि बाय इलेक्शंस में, लेकिन अगर इलेक्शन का रिजल्ट थोड़ी देर रुका, इसका मतलब धांधली ही है आपके ख्याल में? ऑब्वियसली उसकी वजह तो 2018 में तो पूरा सिस्टम बैठ गया। नहीं, सिस्टम बैठ गया, रिजल्ट नहीं रुके। रिजल्ट आपका RTS की बात आप कर रहे हैं। हाँ, RTS की बात। ठीक है, अच्छा मैं इसको आगे ले जाता हूँ। 40 करोड़ रुपए में EMC सिस्टम सेक्शन 13 ऑफ इलेक्शन एक्ट बनाया गया था, 40 करोड़ रुपया देकर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला आप नहीं जी, नहीं, अभी इसके अंदर इनके पास सारा का सारा सिस्टम मौजूद था, नेट चले ना चले, सारा का सारा हमारे पास रिजल्ट कैसे आ गए? मेरी पिटीशन है, हाईकोर्ट ने लॉ की हुई है, आज तक EMC सिस्टम नहीं दे सकते। वो 10 साल बाद भी आप आदल भाई निकालेंगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि इस पोलिंग बूथ का ये रिजल्ट था, इसका ये रिजल्ट था, इसका ये रिजल्ट था, क्योंकि उसमें घपला नहीं हो सकता, उसका सॉफ्टवेयर आप नहीं बना सकते, उसका सॉफ्टवेयर चेंज नहीं कर सकते। वंस इट्स डन, इट्स डन। अब इशू ये है कि आपका रिजल्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा रिजल्ट तो रात को 8 बजे आ गया था ना, मेरे पास तो फॉर्म सारे आ गए, रिजल्ट पूरे हो गए, क्यों रुक गया? आई डोंट नो। हम लोगों का सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है आपकी। आप जब RO ऑफिस जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा 2 घंटे बाद आ जाएं जी, हम कंक्लूड कर दिया। उन्होंने RO का काम किया है, रिजल्ट आता है आपके पास आता है, आपके मुखालिफ कैंडिडेट के पास आता है, वो सारा उठाते हैं, आपने स्क्रीन्स लगाई होती हैं, आप कैलकुलेट करते हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उठाते हैं, बंद करते हैं, चाहते हैं RO ऑफिस में, RO ने सिर्फ गिनती करनी होती है। इशू ये है कि हमारे पास तो फॉर्म उठाए हुए हैं ना, चले हमारे तो 2024 के पुराने हो गए ना, ये तो लेटेस्ट उठाए हुए हैं। अब उनको कहाँ लेके जाऊं मैं? ECP के पास, इससे आगे चला जाता हूँ मैं एक स्टेप। वो कह रहे हैं ट्राइब्यूनल में चले जाएं। ट्राइब्यूनल तो तब जाएंगे ना ECP में चले जाएं। ट्राइब्यूनल तब जाएंगे जब ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होगा, और कॉन्स्टिट्यूट होने तक आप ECP में ही जाएंगे। और इसके अंदर मैंने एक जो मुझे स्टेक मिला था, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, टेक्निकल चीज़ है जो सुनने वालों के लिए बड़ी ज़रूरी है। मुझे हाई कोर्ट ने, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा रिट्स होती थी, रोज़ रिट होती थी, मुझे हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उन जजेस को जिन बेचारे 5 खत लिख के पागल हो गए, ठीक है, इंसाफ के तकाजी, उन्होंने ऑर्डर किया कि जी मुझे फॉर्म 46 दें। इन्होंने फॉर्म 46 अपलोड किए और मैंने वो टेस्टेड कॉपियां ली, टेस्टेड कॉपियां फॉर्म 46, वो फॉर्म 46 और मेरा फॉर्म 45, ECP की बात करूं आज भी एक है, आज भी एक है। फॉर्म 47 पता नहीं कहां से आया। ठीक है, जब मैं उनको लेके जब कोर्ट में गए, हम
दोनों सामने पड़े हुए थे। ईसीपी की टेस्टेड कॉपी इनको याद नहीं रहा कि भाई वो फॉर्म हमने अपलोड कर दिए और कोर्ट ने टेस्टेड कॉपियां अली बुखारी को दिलवा दी हैं। अब जब वो देखी गई तो पता चला, जज साहब ने कहा ये क्या है, ये और ये तो एक चीज़ है, ये कहाँ से आ गया। तो उसके बाद फिर ऑर्डिनेंस आ गया और फिर रिटायर जज आ गए, फिर एक्ट ऑर्डिनेंस चैलेंज किया, वो रुका, फिर और लाइन कट गई और लाइन कट गई। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ये ज़रा बताइएगा 28वीं तरमीम पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये 28वीं तरमीम का बड़ा चर्चा हो रहा है। क्या इस पर काम शुरू हो गया और ये फिर कब तक आ सकती है? देखिए, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है। आई थिंक ये 27वीं तरमीम के टाइम पे ही एक बाज़गश्त इसकी या बातचीत इस हवाले से शुरू हो गई थी। इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं NFC के हवाले से, दीगर स्ट्रेंथनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, एजुकेशन, पॉपुलेशन, हेल्थ केयर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो सारी पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, वो डिस्कस होना शुरू हो गई थी। बाज़ाब्ता तौर पे तो कोई मीटिंग कन्वीन नहीं हुई इस तमाम तर हवाले से। और वैसे भी मैं आपको अगर बताऊं तो ये वही चीज़ें हैं मोर और लेस जिस पे एतराज़ था हमारे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी को, और वो अगर उस वक्त नहीं मानी तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद तो मुझे नहीं पता कि कितने वो कोई इसके हक़ में होंगे। लेकिन एक बातचीत ज़रूर होनी चाहिए, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, और इसको आगे बढ़ना चाहिए। ये अवाम के मफाद की बातें हैं और अवाम के मफाद की चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। उनके बग़ैर जो है, जो क्योंकि उनके पास 74-75 वोटें हैं, 2/3 अक्सरियत हमारे पास मौजूद नहीं है उनके बग़ैर, और अगर वो होंगे तभी 28वीं तरमीम मुमकिन हो सकेगी, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। मुझे ज़रा ये भी बताएं कि ये एक्स अकाउंट जो है वो बानी चेयरमैन का उस केस की समाअत हुई है, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है कि एक्स का आपके साथ ताउन करेगा इस मामले में, ये अकाउंट को बंद करने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि कानून नाफिद करने वाले इदारे जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या तमाम तर मामला है। बिल्कुल मैंने देखा है कि एक जवाब जो है सुपरिटेंडेंट जेल की तरफ से जमा हुआ है, और बिल्कुल वो ठीक उन्होंने कहा कि जी जेल में तो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं, और सख्त मॉनिटरिंग और सख्त जो है वो देखा जाता है इस तमाम तर मामले को कोई किसी किस्म का फ़ोन या कोई ऐसी चीज़ जो है वो इस्तेमाल ना करे। तो बिल्कुल उनकी इंस्ट्रक्शंस पे होता है। ये थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ मैं ज़रूर बता दूं, जिसको डिसोन नहीं करते, वो जो ज्ञान या बयान बानी PTI वहाँ से देते हैं, वो नोट करके जो है लोग उसको फिर आगे जो इनकी टीम है जहाँ पे भी वो बैठी है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है, उस हवाले से फिर वो बयान जैसे भी बना तना के जो है चढ़ाया जाता है, फिर उसको ऑन भी किया जाता है। तो उससे तो देखें ना, कोई लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया जाता। लेकिन अब देखने की बात यह है कि वो ऑपरेट कौन कर रहा है। अभी हाल ही में एक्स ने एक नया फीचर भी मुतारिफ करवाया है, उससे कुछ लोकेशंस भी पता चल रही हैं। आज DG ISPR का एक मीडिया प्रेस ब्रीफिंग थी, मैं भी अटेंड कर आया हूँ, वो वहाँ पर डिस्कशन हुई। तो ये जो काफ़ी ऐसे अकाउंट जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ फेक प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व हैं, वो एक्स के इस लोकेशन के फीचर को शो करने के बाद पता चल रहा है कि मोस्टली वो बाहर से ही ऑपरेट हो रहे हैं। और उसमें हमने देखा कुछ मूवमेंट्स ऐसी चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके सरबराहान के नाम भी थे, और साथ में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के अकाउंट भी थे, और कुछ ऐसे अकाउंट्स भी थे जो अपनी आइडेंटिटी को हिडन करके पाकिस्तान में फेक नैरेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। ये सब कुछ भी देखने को मिला है। तो आपकी गवर्नमेंट इस पे एक्स अकाउंट्स के साथ इन टच है कि इसको रोका जाए? देखें, गाय बगाए हमारी जो है, हमने उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया कि जो टेररिस्ट, आपको याद होगा एक प्रेसर मैंने भी इस पर किया था, जो टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड या टेररिज्म से रिलेटेड जो अकाउंट्स थे, हमने 12 दफ़ा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स की निशानदेही भी की, उनको बंद भी कराया, उनको ब्लॉक भी करवाया। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे अब एक राब्ता है फ्रॉम द गवर्नमेंट लेवल, और जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो राब्ते में हैं इस तमाम तर मामले के हवाले से, और वही आगे प्रोसीड कर रही हैं। फर्दर जो इंगेजमेंट है इस प्रोब के हवाले से भी, और मुख्तलिफ प्रोब्स जो मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा को आगे मज़ीद तक़वियत देते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, उस हवाले से भी। राइट अली बुखारी साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये जो एक्स अकाउंट का मैंने सवाल पूछा, एक तो ये, और दूसरी बात ये कि आपकी पार्टी ने तो डिसोन किया कि जो डिजिटल मीडिया हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के कंट्रोल में नहीं है, आपका जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, लेकिन इससे आपकी जान छूट सकती है, बच सकती है, क्योंकि वो जिस किस्म का डिजिटल मीडिया के ऊपर मुल्क से बाहर प्रोपेगेंडा हो रहा है,
वो आपकी बानी के बयानात को कोट करके करते हैं और उससे आपकी पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफा होता है। तो ये कोई कंसर्न है पार्टी के अंदर कि हाँ ये इस मसले से जान छूटनी चाहिए, नहीं तो हमारी सियासत जो है वो कहीं नहीं जा रही, इट्स गोइंग नोवेयर। भाई बड़ी सिंपल सी चीज़ है। पहले मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, टाइम थोड़ा कम है, मतलब 1 मिनट के अंदर 28th अमेंडमेंट का एक बड़ा मेन फीचर है जो मुझसे इन्हीं की पार्टी के एक प्रोग्राम के अंदर एक बड़े सबसे अच्छी बात बैरिस्टर साहब की है कि जो तरमीम आ रही होती है जरूर बता देते हैं। उन्होंने बाकी लोग छोड़ दी, सूबों की बात ही नहीं की उन्होंने, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपने नहीं बताया, लेकिन आपकी पार्टी का कोई और साहब 3 तरमीम तो मेरे शो में कोट हो चुकी हैं, आज तीसरी तरमीम थी जो बैरिस्टर साहब ये जो आ गई आपकी सूबों की बात भी आ गई, और कंसेंसस डेवलप करना, ये गुफ्तो शनीद पहले कौन सी हुई है, जो आगे 26वीं 27वीं में कौन सी हुई है, जो 28वीं में होगी। अब आपके आपस में तो कर रहे हैं, आपके अलावा बड़ा सिंपल सी बात है, नहीं आपस में भी बाद में पता चलता है इनको, जो नहीं हमें पता चलता है प्रोग्राम्स के अंदर। सबसे सिंपल सी चीज़ है, देखें इमरान खान साहब इज़ बिहाइंड द बार, आपने उनको एलिजिडली आपने उनको एक्यूज़ रखा हुआ है। यार सिंपल सी बात है, सारी गवर्नमेंट मशीनरी आपके पास है, सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपके पास है, बख्तरबंद गाड़ियां आपके पास हैं, उनको आम मुल्ज़िमों एलिजिडली नहीं वो कहते हैं उनके ऊपर, उनको अदालत ने जो है, इन्हीं को मान लेता हूँ 2 मिनट, उनको आम 300 केसेज है ना, हर तीसरे दिन केस लगा होता है, आम तरीके से अकील भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और उनके साथ आम प्रिजनर्स वाला सलूक करें। हम कोई उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं मांगते, आप उनको बंद गाड़ी में बैठाया करें और ला के कोर्ट में पेश किया करें, उतना ट्वीट की जरूरत पड़ेगी ना एक्स की जरूरत पड़ेगी, वो खुद ही सब कुछ बोल देंगे। थोड़ा सा हिम्मत कर लें, थोड़ी सी दिलेरी दिखा दें, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। साहब के साथ तो ये होता रहा है। नहीं बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के साथ, मियां साहब के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, गाड़ी में बैठा के लाते रहे हैं। हाँ ले आए, मुझे कोई एतराज नहीं, मेरे लीडर को भी कोई एतराज नहीं होगा, मेरी पार्टी को भी एतराज नहीं होगा। आप लेकर आके उनको कोर्ट में पेश किया करें, मीडिया हो, वहाँ खुला ट्रायल हो, लोगों को पता चले, जो कहना है वो अपनी जुबान से कह देंगे। आपको पसंद आया या ना आया अलग बात है, कोई कानूनी कार्रवाई उस पर कर दीजिए। बड़ा आसान सा काम है आदिल भाई, नो कोई एक्स की जरूरत नहीं है, कोई और चीज नहीं है। अकील भाई ने मुस्कुरा भी दिया इसके अंदर, आप लाएं उनको, लोगों को दिखाएं। अकील मलिक साहब, योर टेक ऑन, देन आई हैव टू कंक्लूड द सेगमेंट। देखिए कुछ सर्टन आपको देखें ना, कुछ चीज़ें सिक्योरिटी पैरामीटर्स में देखनी पड़ती हैं। जिस तरह का एक ये अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि जेल तोड़ मुहिम चलाई जाए या फिर उनको बाहर लाया जाए, तो कैदियों वाला ट्रीटमेंट कर किसी न किसी तरीके से जो है वो फरार कराने की कोशिश की जाए, तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत किसी किस्म का इस किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार होगी फिल वक़्त। इस हवाले से कि उनको ट्रायल के बहाने, जो आप कहते हैं कि ट्रायल के लिए बाहर लेके आया जाए, फिर आप वहाँ पे दावा बोल दें, क्योंकि 26 नवंबर भी आपकी इजाजत से अकील भाई एक बड़ा लर्नर आदमी है, बैरिस्टर है, मैं तो लॉ को कह रहा हूँ यार, आपको प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्रोसीजर बता दें मुझे, दैट्स इट, कि मेरा प्रोसीजर मुझे इजाजत देता या नहीं देता। किस चीज का प्रोसीजर जी? ड्यू प्रोसेस का अगर बात कर रहे हैं, फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल पेश करने के लिए जज यहाँ से कहते हैं पेश करो पेश करो, पेश ही नहीं करते। अब वो कहते हैं यार लेकर आएंगे तो हम आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे ना, नहीं वहाँ पे आपके पास देखे ना, ये भी कानून इजाजत देता है कि आपकी अदालत जो है वो वहाँ पे अडयाला में आप नहीं ना जा रही, 14 दिन में जाना होता है, तीसरा महीना जा रहा है, लगाई है 190 मिलियन पाउंड। वहाँ पे सहाफ़ी भी जाते थे, फैमिली के मेंबर्स भी जाते थे, वकील भी जाते थे, मैं खुद भी 2 दफ़ा गया हूँ। तो ये तो ऐसे तो ना करें, मैं तो वहाँ पे मौजूद था, देखा मैंने कि कौन सा जेल ट्रायल में आप जो वायलेट हो रहा है, बिल्कुल नहीं वायलेट हुआ। ओके, थैंक यू सो मच। जेल ट्रायल में मैं गया हूँ, ये आप बेशक पूछ लें। आप उस दिन मैं नहीं होऊंगा, फिर शायद आप गए होंगे, लेकिन जेल ट्रायल में अली बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर अकील मलिक साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने एक मीडिया टॉक की है, उस पर बात करेंगे, प्रेस ब्रीफिंग दी है, उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज सीनियर सहाफ़ियों को अफगान सूरत हाल से मुताल्लिक अहम ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता शब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की। इस हवाले से फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो बाकायदा ऐलान के साथ करता है और पाकिस्तान किसी भी सूरत सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाता। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अफगान तालिबान से मुतालबा किया कि वो दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ मौसर और ठोस इकदाम करें। उनका कहना था कि खून और तिजारत साथ साथ नहीं चल सकते। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पर हमले भी हों और दो तरफा तिजारत भी जारी रहे। उन्होंने वजाहत की कि पाकिस्तान का मसला अफगान अबूरी हुकूमत से है, अफगान अवाम से नहीं है। DG ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कौम और फौज दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और दहशतगर्दों का आखिरी दम तक पीछा कर रहे हैं।
ताहम एक मजबूत हिकमत अमली के तहत मुल्क के अंदरूनी निज़ाम को भी दुरुस्त करना होगा। उन्होंने निशानदही की कि कई वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, उसमें नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं, इसलिए इन गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद करनी चाहिए। वो चाहे किसी भी जगह पर चल रही हों और किसी भी कानून के तहत चल रही हों, उस कानून को देखने की ज़रूरत है ताकि इन गाड़ियों को रोका जाए और एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए जिस तरीके से रजिस्टर्ड गाड़ियाँ होती हैं। और दहशतगर्द ज़्यादातर अफगान और इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पाकिस्तान मुज़ाकरात उसी सूरत करेगा जब अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करेगी जिसका एविडेंस एग्जिस्ट करता हो। उन्होंने बताया कि 4 नवंबर के बाद से अब तक 206 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में 4910 ऑपरेशन किए गए हैं। मज़ीद ये भी कि मुल्क में होने वाले जो हालिया खुदकुश हमले हैं उसमें तमाम हमला आवर अफगान शहरी निकले और पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग होती है, इसका भी उन्हें हवाला दिया। लेकिन बिफोर आई कमेंट ऑन दिस, उन्होंने इस चीज़ को बहुत क्लैरिटी के साथ बताया कि जो FC के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन भी आई कि वो अटैक करने वाले वादी तीरा से आए थे दहशतगर्द। और आपको याद होगा कि APS 2014 में जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था, वहाँ से आने वाले दहशतगर्द भी जो है वो वादी तीरा से ही आए थे। ये इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने शेयर की। पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस की भी बात की। पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस जो है उसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरहद पार से आने वाले जो लोग हैं उनको हेल्प मिलती है, उन्हें सपोर्ट मिलती है, उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है और फैसिलिटेशन को काउंटर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और सवाल के जवाब में DGI SPR ने कहा कि साबिक DG ISI फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई इस वक्त जारी है, जो कि एक मुकम्मल कानूनी और अदालती अमल है। तो इस हवाले से जो स्पेकुलेशंस हैं, क्या आसाराइयाँ हैं, उससे गुरेज किया जाए। जब भी कार्रवाई कंप्लीट होगी तो उसके बारे में जो है वो मुकम्मल तौर पर मीडिया को इन्फॉर्म किया जाएगा। मज़ीद उनका ये कहना था कि बैरून मुल्क से मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं और वो जो अकाउंट्स हैं इंटरेस्टिंगली जो कि वहाँ पर दिखाया गया स्क्रीन के ऊपर कि किसके अकाउंट कहाँ से ऑपरेट होते हैं, क्योंकि X ने एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस कराया है जिसके बाद अब पता चल जाता है कि कौन सा अकाउंट कहाँ से चल रहा है। तो उसमें मोस्टली अकाउंट जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं वो पाकिस्तान से बाहर यूरोप में, अमेरिका में और दीगर कंट्रीज़ के अंदर जो है से ऑपरेट हो रहे हैं। कुछ लोगों की आइडेंटिटी हिडन थी, कुछ मूवमेंट्स पाकिस्तान में चल रही हैं जिनके हेड्स उनके भी दिखाया कि अकाउंट्स मुख्तलिफ ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं, बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री से ऑपरेट हो रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टी के भी कुछ अकाउंट्स जो हैं वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में इस्तेमाल हो रहे हैं और ये X अकाउंट के इस फीचर के ज़रिए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। रिपेट्रिएशन पे बात की कि 2,43,000 अफराद को जो है वो सिर्फ 1 महीने के अंदर वापस अफ़गानिस्तान भेजा जा चुका है। एक बहुत बड़ा बॉर्डर है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है और पाकिस्तान अपनी जो बेस्ट कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो इस्तेमाल कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और पाकिस्तान किसी भी कंट्री की सपोर्ट इसके अंदर नहीं लेगा। पाकिस्तान अपने मुल्क में होने वाले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसका बदला भी खुद लेगा। पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं वो उसका दिफा भी खुद करेंगी और उनको बहुत अच्छे तरीके से करना आता है। ये हिंदुस्तान ने भी देख लिया, ये अफ़गानिस्तान ने भी देख लिया जब उनको हिट किया गया, बता के किया गया, इन्फॉर्म करके किया गया, ओपनली किया गया और सिविलियन कैजुअल्टीज़ मेक श्योर की कि ना हो। सिर्फ टारगेट वो थे जो दहशतगर्दी में मुलविस थे। इसके बरक्स पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान पे अटैक बिला तफरीक कर रहा है। वो ना अदालतों को बख्श रहा है, ना वो अस्पतालों को बख्शता है और ना ही आम शहरियों को निशाना बनाते हैं। अल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।